प्यारे बच्चों व गुरुजन साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज जो 10वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ था उसको हम आज हल करवाते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना। आज का जो हमारा प्रश्न पत्र था बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ था बोर्ड ने, और हमारी लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो हैं वो आपके लिए इस पेपर में काफ़ी मददगार भी रही हैं। देखिए इस प्रश्न पत्र को देखिए अच्छी प्रकार से। सेक्शन ए जो पहला खंड है उसमें देखिए क्वेश्चन है मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो मिसाइल मैन सभी को पता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहते हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला प्रश्न देखिए, सेकंड क्वेश्चन है बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था। तो बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश भारत था। कौन सा देश था बच्चों? भारत था। और कब दिलाई थी? 1971 को। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो लौह पुरुष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहते हैं। और हरियाणा में लौह पुरुष किसको बोलते थे, किसको कहते थे? चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहते थे। ये भी आपने याद रख लेना है साथ साथ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई। तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट लागू की थी वो 1956 में की गई थी। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने ए ऑप्शन को लगाया उसको 1 नंबर पक्का है यहाँ से। तो इस प्रकार आगे देखिए प्रश्न हमारे। अगला प्रश्न है कौन सी शासन प्रणाली उत्तरदायी, जिम्मेवार और गैर सरकार का गठन करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है ये, काफ़ी बार वीडियो मैंने करवाया भी है कि कौन सी शासन प्रणाली उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है। तो लोकतंत्र है वो ऐसी सरकार का गठन करती है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। लोकतंत्र जो है वो उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है, लोकतंत्र। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो भारतीय संविधान के बारे में इनमें गलत कथन बताना है, और 3 कथन है वो सही हैं लेकिन एक कथन इसमें गलत है। तो गलत कथन ये है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। नहीं, भारतीय संविधान किसी एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं बताता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल उत्तर में सही आएगा। यह एक धर्म को राजकीय धर्म में बताता है, ये बात गलत है। तो हमने गलत बतानी थी, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है 2,15,000 वर्ग किलोमीटर है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है भाई, बहुत ही धमाकेदार। मैं तो कई बार क्लास में बताता रहता हूँ, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं बच्चों? रोम को कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने सी ऑप्शन को लगाया वो बिल्कुल सही है, रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि भारत में 7 पहाड़ियों का नगर शिमला को कहते हैं। किसको कहते हैं? शिमला को। लेकिन यहाँ पर शिमला ऑप्शन में है ही नहीं, तो 7 पहाड़ियों का नगर आएगा रोम। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है रामचरितमानस के लेखक कौन थे। रामचरितमानस के जो लेखक थे वो तुलसीदास जी थे। कौन थे? तुलसीदास जी। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। देखिए तुलसीदास जी हैं, इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, लिखा था किसने? तुलसीदास जी ने। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आ गया ज्योग्राफी का टिप टॉप प्रश्न। देख लीजिए क्या है, रेगगर मृदा किसे कहा जाता है। रेगगर मृदा किसको कहते हैं? बहुत बार मैंने क्लास में बताया आपको, रेगगर मृदा आज का है पेपर में। और हमारी जो वीडियो है लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब पर, उसमें काफ़ी बार मैंने आपको समझा भी रखा है, रेगगर मृदा के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में बता रखा है। तो रेगगर मृदा, काली मृदा को रेगगर मृदा कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो रेगगर मृदा है ये कपास के लिए अच्छी रहती है। तो इसको काली कपासी मृदा भी कहा जाता है, काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं रेगगर मृदा को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारतीय वन्य जीवन
रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 1972 में भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम लागू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ना, आप किसी भर्ती परीक्षा में बैठते हो तो वहाँ पर भी आ सकता है, तो ये इसको नोट कर लेना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। सीजीएल की परीक्षा, एचपीएससी, यूपीएससी, कहीं भी आप जाते हो वहाँ पर कोई टेस्ट होता है तो वहाँ पर ये प्रश्न आ सकता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1972। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सरिस्का बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का बाग रिजर्व जो है वो राजस्थान में है। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें छोटे प्रश्न करवाए थे, उसमें ये प्रश्न समझाया भी था आपको कि राजस्थान में सरिस्का बाग रिजर्व है। और राजस्थान में भी कहाँ है? ये अलवर जिले में है। कहाँ है? अलवर में है। ये बाघ संरक्षण क्षेत्र है, अलवर राज्य में है ये सरिस्का बाग रिजर्व क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किस भाषा को श्रीलंका की राजभाषा घोषित किया गया है? तो श्रीलंका की राजभाषा जो घोषित की गई है वो सिंहली को किया गया है। किसको? सिंहली को श्रीलंका की राजभाषा घोषित किया गया है। और कब किया गया था? 1956 में। ये भी नोट कर लेना, 1956 में सिंहली जो भाषा थी वो श्रीलंका की राजभाषा घोषित की गई थी। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। किस अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा एवं विदेशी मामले संविधान की कौन सी सूची में के विषय हैं? तो कौन सी सूची के विषय हैं ये? सुरक्षा, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले जो हैं वो ये संघ सूची में आते हैं। तो संविधान की संघ सूची में प्रतिरक्षा और विदेशी मामले आते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, संविधान में हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा में दर्जा दिया गया है? ये मैंने 4 दिन पहले वीडियो बनाई थी, धमाकेदार वीडियो। उसमें मैंने बिल्कुल पहला दूसरा प्रश्न करवा रखा है। ये संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाएं हैं जो अनुसूचित भाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और हिंदी को जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएंगी? 22 हो जाएंगी। कितनी भाषाएं? 22। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हिंदी के अलावा 21 भाषाएं और हैं भारत के संविधान की अनुसूची में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 2019 में देश में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे? तो 2019 में जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे उनकी संख्या 7 थी। कितनी थी? 7 थी। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये एनसीईआरटी में क्लियर कट दे रखा है। देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल कि 2019 में 7 राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो किसी देश का जो विकास है वो प्रति व्यक्ति आय पर भी, औसत साक्षरता दर पर भी, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर भी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उपरोक्त ये सभी चीज़ें होंगी जब भी उस देश का जो विकास है उसका आधार निर्धारित होता है। यानी कि इनके ऊपर उसका आधार टिका हुआ है, प्रति व्यक्ति आय पर भी, और उसका जो विकास है वो साक्षरता दर पर भी, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर टिका हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो किसी भी संसाधन का उपयोग करके उसको वस्तु बना लेते हैं उससे, तो वो द्वितीय क्रिया में आता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसको विनिर्माण क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विनिर्माण क्रिया। कोई भी प्राकृतिक चीज़ है उसका जब रूप बदल लेते हैं, चाहे मशीन से चाहे हाथ से, तो उसको द्वितीय क्रिया कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकार निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित जो अधिकार निर्णय हैं वो उसमें जो सदस्य होते हैं स्वयं सहायता समूह में वही निर्णय लेते हैं। ऋण संबंधित निर्णय लेने का काम होता है सदस्यों द्वारा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस समूह में सदस्य होते हैं और वही निर्णय लेते हैं। जो भी ऋण का, बचत का जो भी निर्णय लेना होता है उन्हीं के ऊपर होता है, डिपेंड करता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 किस नाम से प्रसिद्ध है? अरे बच्चों देख लो इस प्रश्न की अंग्रेजी देख लो, इससे हमारे आए उत्तर देख लीजिए। COPRA किसके नाम से जाना जाता है? किसके नाम से प्रसिद्ध है? COPRA। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंग्रेजी में पढ़ लो इसमें अंग्रेजी में देखो, बाई व्हाट नेम इज द
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सीओ से कंज्यूमर, पीआर से प्रोटेक्शन, ए से एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के नाम से जाना जाता है। इसको कोपरा कहते हैं, कोपरा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ऐसे प्रश्न ध्यान से देखो रे, इस प्रश्न में उत्तर आ रहा है। आज 10वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान का जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पेपर लिया था, उसका जो बी पोर्शन है उसको हम हल करवाते हैं। देखिए इसको अच्छी पर पोर्शन में है दो दो अंक वाले प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है, 3 राज्यों के नाम बताएं जहां पर काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। धमाकेदार प्रश्न। 3 राज्य है, एक तो गुजरात बता देना, एक महाराष्ट्र बता देना, एक कर्नाटक बता दो, कर्नाटक ना बताओ तो मध्य प्रदेश बता दो जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। तो आपने गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक बता देना या मध्य प्रदेश बता देना। ये आप इनमें से 4 बता दी, इनमें से 3 बताने थे। और किसके लिए अच्छी रहती है, कौन सी फसल उगाई जाती है, कपास उगाई जाती है। तो फसल कौन सी इसमें लिख देना, यह कपास के लिए अच्छी रहती है। 2 नंबर खड़े हो गए टाली के से। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए, जायद फसल क्या है, 2 उदाहरण बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यो काफ़ी बार मैंने आपको समझाया है, काफ़ी बार चलते चलते भी समझा दिया आपको, क्लास में से बाहर निकलते निकलते ही बता दिया। जायद फसल ये हूँ भाई, जायद फसल वे होती हैं जो गर्मी के दौरान बोई जाती हैं। बहुत गर्मी पड़ती है जब सिंचाई की सहायता से जो फसल बो लेते हैं, इसमें क्या होती हैं, खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये क्या होती हैं, जायद ऋतु की फसल हैं। उदाहरण दे दिए हमने, खीरा दे दी, ककड़ी, तरबूज और भाई मतीरी, ये क्या हैं, जायद ऋतु की फसल हैं। अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो। बहुत ही अच्छा प्रश्न, 2 नंबर का कति खरा प्रश्न है। वैश्वीकरण का मतलब है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था विश्व के दूसरे देशों के साथ जोड़ना, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। इसको भूमंडलीकरण भी बोलते हैं, इसको ग्लोबलाइजेशन भी बोलते हैं। इससे देश में क्या होता है, आर्थिक विकास होता है। देश की जो वस्तुएं हैं, हम व्यापार बढ़ जाता है, आयात निर्यात बढ़ जाता है, ये वैश्वीकरण का फायदा है। कृषि का भी विकास होता है वैश्वीकरण से। दूसरे देशों से कृषि यंत्र मंगाते हैं, उर्वरक मंगाते हैं, हम सप्लाई भी कर देते हैं, तो वैश्वीकरण के काफ़ी लाभ हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी धमाकेदार आ गया भाई। देखो, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की 2 प्रमुख विशेषताएं बताएं। बहुत ही आसानी प्रश्न है, विशेषता बता देना। एक तो सरस्वती सिंधु सभ्यता थी, उसमें नगरों की जो गलियां थी वो चौड़ी थी एक विशेषता तो, और गलियां सीधी थी गलियां, चौड़ी गलियां थी। दूसरी विशेषता क्या थी कि सरस्वती सिंधु नगर में जो 2 पार्ट बना रखे थे नगर के, एक ऊंचा था एक नीचा, और नगर के 2 भाग थे, एक निचला भाग और एक ऊंचा भाग। अगला प्रश्न देखिए, तराइन के युद्ध कब और किसके मध्य हुआ। कोई भी बता सकता, बहुत आसान प्रश्न है। तराइन का युद्ध कब हुआ, सभी को पता है। तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में। कब हुआ था बच्चों, 1192 में। ये तराइन है ना, करनाल में है, तरावड़ी बोलते हैं इसको, आज इसको तरावड़ी कहते हैं। यहाँ चावल बहुत हुए हैं, चावल बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ। तो 1192 में तराइन का युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। किस के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, लोकतंत्र को सबसे बेहतर व्यवस्था क्यों बताया गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है, लोकतंत्र को बेहतर व्यवस्था क्यों बताया है, 2 कारण लिखिए। देखिए, लोकतंत्र को बेहतर इसलिए बताया गया है कि लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। पहली बात तो यह है कि नागरिकों में समानता को बढ़ाता है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। और दूसरा, इससे जो फैसले हैं उसमें बेहतरी आती है, अच्छे फैसले होते हैं लोकतंत्र में। तीसरा, टकरावों को टालने की संभावना का तरीका है। एक जो आपस में मतभेद होते हैं उनको टालने की संभावना का एक अच्छा तरीका होता है लोकतंत्र, और अच्छा माना जाता है। तो लोकतंत्र अच्छा माना गया है कि इसमें अच्छे तो डिसीजन होते हैं, लोगों को सम्मान मिलता है, ठीक है, लोगों का अधिकार होता है, वोट गिर करके हम क्या करेंगे, अपना नेता चुनेंगे। तो ये इसके फायदे हैं, ये आपने बता देना था। अगला प्रश्न ये देखिए, केस स्टडी है। हमारे को स्टेंजा दिया गया था, बच्चों को एक स्टेंजा था, उसमें से प्रश्न छांटने थे। ये उस स्टेंजे को पढ़ करके अच्छी प्रकार आपने छांटने थे, अच्छी प्रकार उसको पढ़ करके उसको आपने उत्तर देने थे।
अब सेक्शन डी है, उसको देखिए क्या है। उसमें पहला प्रश्न है, आजकल बांधों को बहुउद्देश्य परियोजना क्यों कहा जाता है, उदाहरण दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बांधों को बहुउद्देश्य परियोजना इसलिए कहते हैं कि बांधों से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है, जैसे बाढ़ से रोकथाम है, जैसे सिंचाई की व्यवस्था बढ़ जाती है, जैसे बिजली बनाई जा सकती है, मत्स्य पालन किया जा सकता है, नौका परिवहन किया जा सकता है, जिस कारण से बांधों को बहुउद्देश्य परियोजना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के कोई 3 कारण बताएं। तो आप राजनीतिक कारण बता देना, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण। मैंने इसकी वीडियो भी बना रखी है, उसको आप देख सकते हो। राजनीतिक कारणों में लॉर्ड वेल्जली की जो सहायक संधि थी और डलहौजी की जो लैप्स नीति थी वो मुख्य कारण थी राजनीतिक कारणों में। आर्थिक कारणों में क्या है, किसानों के ऊपर भारी कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया, और जो व्यापार था वो उन्होंने अपने हाथों में ले लिया अंग्रेजों ने। और धार्मिक कारणों में क्या हुआ, जो अंग्रेज पादरी थे वो हिंदू और मुसलमानों का जो ग्रंथ था, धार्मिक ग्रंथ थे, वो मजाक उड़ाने लगे। ये इसके कुछ कारण थे 1857 की क्रांति के, ये प्रमुख कारण थे 3। अगला है, महात्मा बुद्ध के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी हुआ रखा है मैंने। ये बड़े प्रश्न आप कर सकते हो। देखिए, भारत में पर्यटन उद्योग के संक्षिप्त नोट लिखे, ये भी अच्छे अच्छे प्रश्न आए हुए थे। भारत में वैश्वीकरण का क्या लाभ है, वैश्वीकरण के फायदे देखिए, वही प्रश्न आ गया। ये 1986 कोपरा आ गया, वहीं आ गया, देख लीजिए। साम्राज्यवाद के भारत पर क्या प्रभाव पड़े, ये बड़े प्रश्न है। राजनीतिक दल क्या है, ये राजनीतिक दलों का प्रश्न आ गया। देखिए अगला प्रश्न, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने वाले सरकार के, ये मैंने करवाया था कि सरकार का क्या योगदान रहा है। सरकार ने मूल्य निर्धारित कर दिए, यंत्रों का क्या है, बढ़ावा दिया है, सब्सिडी दी है किसानों को, ऋण की सुविधा दे दी है, उन्नत बीज बना दिए सरकार ने, यूनिवर्सिटियां खोल दी एग्रीकल्चर की, रेडियो प्रसारण का विकास कर दिया है, दूरदर्शन पर कृषि कार्य दे दिए। ये कुछ हैं भारत में लो ऐसे कि ये बड़े प्रश्न थे। अब अगला जो सेक्शन है वो है हमारा मानचित्र कार्य। मानचित्र कार्य में देखिए, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र पर 2 प्राचीन सभ्यताएं दिखानी थी। कोई भी 2 सभ्यताएं दिखा सकते थे, जैसे अपनी सरस्वती सिंधु सभ्यता दिखा देना, मोसोपोटामिया सभ्यता दिखा सकते थे, आप माया सभ्यता दिखा सकते थे। मैंने एक मानचित्र की वीडियो बना रखी है, पहली वीडियो, उसमें 2 सेकंड की वीडियो है ना, उसी में आपको ये प्रश्न हो जाते हैं 2। तो आप ये दिखा सकते थे विश्व के मानचित्र पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व की प्रमुख सभ्यताएं, आपसे 2 नंबर में केवल 2 ही सभ्यता पूछ सकता है कि कौन सी सभ्यता। जैसे उसने पूछ लिया सरस्वती सिंधु सभ्यता कहाँ पर है, विश्व के मानचित्र पर सरस्वती सिंधु सभ्यता को दिखाएं। या पूछ सकता है चीन की सभ्यता कहाँ है, मोसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ है। अब देखिए, सरस्वती सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र मैंने ग्रीन दिखा रखा है, ये पाकिस्तान और भारत का इलाका लगता है। यहाँ पर सरस्वती सिंधु सभ्यता का विस्तार है भैया। तो आपने मानचित्र पर विश्व का जो मानचित्र मिलेगा, आपको 2 मानचित्र मिलेंगे, एक विश्व का मानचित्र, एक भारत का मानचित्र। क्वेश्चन नंबर जो 38 है आपका, उसमें ये दोनों ही मानचित्र आपने उसमें भरने हैं। तो अब विश्व का जो मानचित्र मिलेगा उसमें यदि सरस्वती सिंधु सभ्यता आपसे पूछता है तो आपने ये दिखा देना है, भारत और पाकिस्तान का जो इलाका है, जो क्षेत्र है, ये सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्षेत्र लगता है। अब दूसरा देखिए, कहता चीन की सभ्यता। चीन की जो सभ्यता है ये चीन में है। ये देखिए, चीन की सभ्यता का ये क्षेत्र है, मैंने जो ग्रीन मैंने कर दिया, ये चीन की सभ्यता का क्षेत्र है। तो आपने चाइना में ये सभ्यता दिखा देनी है विश्व के मानचित्र के ऊपर। इसमें आपने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने बिल्कुल इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसमें स्किल, कुशलता हासिल कर लोगे मानचित्र में। मानचित्र कार्य आपको पूरे नंबर देगा। आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि वो जो स्थान जो पूछा है वो कहाँ है। उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो आप उसमें टेंशन मत मानना कि आपका प्रश्न गलत होगा। नहीं, गलत नहीं होगा, आप उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे उसको दिखा सकते हैं। तो चाइना में जो पूर्वी जो क्षेत्र है ये यहाँ पर चीन की सभ्यता है। अगली सभ्यता पूछ रखी, देखिए यूनान की सभ्यता। यूनान जो है उसमें ग्रीस, देखो ये ग्रीस, ये है पहले ग्रीस था और यहाँ पर यूनान की सभ्यता है। तो अगली पूछ रखी है मोसोपोटामिया की सभ्यता। मोसोपोटामिया यानी कि जो ईरान का जो इलाका है, ईरान का जो क्षेत्र है वो मोसोपोटामिया की सभ्यता का है। तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया, जो ग्रीन ग्रीन दिखाया है ये मोसोपोटामिया की सभ्यता है। अगली पूछ रखी है इसने मिस्र की सभ्यता। मिस्र की जो सभ्यता है, मिस्र ये अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ मिस्र है। आप देखना, मिस्र में नील नदी बहती है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो ये मिस्र की सभ्यता है, ये आपने ध्यान रखना है। अफ्रीका के जो यहाँ ऊपर दिखा देनी है आपने मिस्र की सभ्यता। रोम की सभ्यता, जो रोम की सभ्यता है, इटली,
देखिए इटली की राजधानी रोम है, तो इटली का जो क्षेत्र है आपने वहाँ पर रोम की सभ्यता दिखा देनी है। ये लंबी लंबी सी देखना, ये इस तरफ है, तो ये रोम की सभ्यता है। ये जो मैंने दिखा दिया ये रोम की सभ्यता है। अगला पूछ रखा है इसने माया सभ्यता। माया सभ्यता का कौन सी, जो मैक्सिको में, कहाँ है माया सभ्यता, मैक्सिको में। ये मैक्सिको का जो इलाका है देखिए, ये माया सभ्यता है। तो आपने यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ माया सभ्यता का क्षेत्र दिखा देना है। फिर इंका की सभ्यता। इंका की सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ये आपका चिली है, इससे थोड़ा सा ऊपर चिली का जो उत्तरी इलाका है यहाँ पर इंका की सभ्यता आपने दिखा देनी है विश्व के मानचित्र पर। तो ये सभ्यताएं हैं, ये आप इसको अच्छी प्रकार प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें पूरे नंबर ले लोगे आप। फिर है आपका भारत के मानचित्र पर दिखाना। जमशेदपुर है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर झारखंड में है, 1907 में लगा था। ये भिलाई, ये छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर लोहा इस्पात केंद्र है, जमशेदपुर में लोहा इस्पात केंद्र है। तो भिलाई छत्तीसगढ़ में होगी, जमशेदपुर झारखंड में हो गया। भद्रावती कर्नाटक में है, ये भद्रावती कर्नाटक में। ये तीनों ही लोहा इस्पात एक ही पार्ट में से दे दिए। तो ये हमारा आज का पेपर था। यदि वीडियो आपने अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपने ये वीडियो देखी इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।